हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं आपके एजुकेटर सीए नयन गुप्ता और आज हम बात करेंगे एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में रिलेटेड टू स्टॉक मार्केट एंड दैट इज मार्केट कैपिटलाइजेशन, बुक वैल्यू और पीबी रेशियो यानी प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो। हम आज ये देखेंगे कि आप इस रेशियो को यूज करके कैसे अपने स्मार्ट इन्वेस्टमेंट डिसीजंस कर पाते हैं। पहले ये देख लेते हैं कि आज के पूरे वीडियो में हम क्या क्या देखेंगे। हम आज सीख लेंगे कि व्हाट इज मार्केट कैपिटलाइजेशन एंड व्हाट इज द मार्केट प्राइस, बुक वैल्यू और बुक वैल्यू पर शेयर या फिर बीवीपीएस क्या होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि मार्केट प्राइस और बुक वैल्यू पर शेयर को कंपेयर करके हम क्या सीख पाएंगे या उससे क्या कंक्लूड कर पाएंगे। फिर हम देखेंगे हाउ टू कैलकुलेट मार्केट कैपिटलाइजेशन, देन कैलकुलेटिंग बुक वैल्यू एंड बीवीपीएस, फिर आ जाएगा हमारा प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो, एनालाइज कैसे करेंगे उस प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो को, और हम अपनी जो एक कंक्लूजन है कि स्मार्ट हमें इन्वेस्टमेंट ओपिनियन क्या बनानी है लुकिंग एट दैट पीबी रेशियो, हम आज ये सब कुछ देखेंगे। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, स्टार्ट करते हैं बाय व्हाट इज मार्केट कैपिटलाइजेशन एंड व्हाट इज मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस तो आपको पता ही है कि जब भी आप स्टॉक ट्रेडिंग करते हैं तो जो करंट मार्केट प्राइस किसी भी शेयर का चलता है दैट इज योर करंट मार्केट प्राइस। और मार्केट कैपिटलाइजेशन, भैया मार्केट कैपिटलाइजेशन को हम बोलते हैं मार्केट कैप। मार्केट कैप ये टर्म आपको हर जगह सुनने और देखने के लिए मिल जाएगा कि व्हाट इज मार्केट कैप। मार्केट कैप इज मार्केट कैपिटलाइजेशन। अब मार्केट कैपिटलाइजेशन इज एक्चुअली द टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ द कंपनी। मार्केट में उस कंपनी की क्या वैल्यू है वो होती है मार्केट कैपिटलाइजेशन। और मार्केट प्राइस इज द करंट मार्केट प्राइस एट विच द शेयर प्राइस इज ट्रेडिंग। अब हम ये देख लेते हैं कि भाई बुक वैल्यू और बुक वैल्यू पर शेयर क्या होता है। बुक वैल्यू इज नथिंग बट जो आपकी बैलेंस शीट के हिसाब से किसी भी कंपनी की वैल्यू दिखती है उसे हम कहते हैं बुक वैल्यू। किसी भी कंपनी की बैलेंस शीट जो हमें बताती है, मार्केट हमें देती है मार्केट वैल्यू एंड दैट इज मार्केट कैप या फिर मार्केट कैपिटलाइजेशन, बट बैलेंस शीट में जो दिखती है हमें वैल्यू दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द एक्चुअल मार्केट और वो हमें बताती है बुक वैल्यू। बुक वैल्यू इज इफेक्टिवली द बुक वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स या फिर इक्विटी शेयर होल्डर्स का जो एक्चुअल पैसा लगा है उस कंपनी में उसकी वर्थ हमें बताती है द बुक वैल्यू। और जब हम उसे पर शेयर के टर्म्स में एक्सप्रेस कर देंगे तो वो आ जाएगी, उसका मतलब होता है बुक वैल्यू पर शेयर। अब हम पहले ये देखते हैं कि इसे हम पढ़ क्यों रहे हैं, बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू के बीच में कंपैरिजन कर क्यों रहे हैं। बुक वैल्यू वो वैल्यू भी कहला सकती है कि जब कंपनी मान लीजिए लिक्विडेट हो गई। लिक्विडेट का मतलब अगर मान लीजिए कंपनी बंद हो गई, बैंकरप्ट हो गई या किसी भी और कारण से अपने ऑपरेशंस कंटिन्यू ना करने की वजह से अगर वो लिक्विडेट हो जाती है कल को, तो एक्चुअली बैलेंस शीट के हिसाब से शेयर होल्डर्स को कितना पैसा मिलेगा उसे हम कहते हैं बुक वैल्यू। अब इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं वो हम आगे देखेंगे। पहले ये जान लेते हैं कि हमें मिलेगा क्या मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू इन दोनों चीजों से। जब भी हम मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू को कंपेयर करेंगे तो हमें पता पड़ जाएगा कि एक्चुअली जो आपका स्टॉक है, जो आपका शेयर है, वो अंडर वैल्यू चल रहा है या फिर ऑप्टिमम वैल्यू पे चल रहा है। और हमें ये इन दोनों चीजों को कंपेयर करने से मिल जाएगा कि आपका स्टॉक चीप ट्रेड कर रहा है या एक्सपेंसिव ट्रेड कर रहा है, तो आपको एक हिंट मिल जाएगा वेदर यू शुड बाय दैट स्टॉक और नॉट। तो ये हो गई उसकी यूजफुलनेस। अब आपको क्योंकि उसकी यूजफुलनेस पता पड़ गई है तो अब हम देखते हैं कि बुक वैल्यू और मार्केट कैप को कैलकुलेट कैसे किया जाता है। हमने देख लिया मार्केट प्राइस वर्सेस बुक वैल्यू पर शेयर। अब मार्केट कैप पे आते हैं। मार्केट कैप कैसे कैलकुलेट करते हैं या मार्केट कैपिटलाइजेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये हम समझ चुके थे कि मार्केट कैपिटलाइजेशन इज द मार्केट वैल्यू ऑफ द कंपनी। कंपनी में जो एग्जिस्टिंग मार्केट में वैल्यू है, मार्केट में जो एग्जिस्टिंग कंपनी की वैल्यू है उसे हम कहते हैं मार्केट वैल्यू। अब इसे कुछ नहीं करना, मार्केट प्राइस, करंट मार्केट प्राइस आपको किसी भी कंपनी का मिल जाएगा। करंट प्राइस को आप जस्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए बाय द नंबर ऑफ शेयर्स। करंट प्राइस होती है एक शेयर की, हम जब टोटल नंबर ऑफ शेयर्स जो कंपनी होल्ड करती है या जो कंपनी के पास हैं तो उसे हम जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो सिंपली आ जाएगा हमारा मार्केट कैप। मार्केट कैप इज व्हाट, करंट मार्केट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय द नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग। ये हो जाता है हमारा मार्केट कैप। अब इसे एक एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। हम एक कंपनी ए लेके चलते हैं, ये एग्जाम्पल हम
पूरे वीडियो में फॉलो करेंगे। कंपनी ए है, उसके पास उसके शेयर्स की करंट मार्केट प्राइस है 12 रुपए, वो ट्रेड कर रहा है 12 रुपए पर शेयर पे। ये मार्केट प्राइस होती है पर शेयर की। जब भी कहीं लिखा है मार्केट प्राइस या हम वीडियो में कहीं भी अगर रेफर कर रहे हैं मार्केट प्राइस को, तो उसका मतलब होता है पर शेयर के हिसाब से। फिर मान लीजिए उसके पास नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग, जो शेयर्स कंपनी ने मार्केट में इशू करे हैं वो है 1 लाख शेयर्स। अब मार्केट कैप हो जाएगा दिस 12 रुपीज इंटू 1 लाख शेयर्स विच इज 12 लाख। तो ये 12 लाख हो जाएगा कंपनी की मार्केट वैल्यू या उसका मार्केट कैप या मार्केट कैपिटलाइजेशन। ये तीनों टर्म्स आपको इंटरचेंजेबली यूज करे हुए मिल जाएंगे। तो अभी कंपनी एक की मार्केट वैल्यू, मार्केट स्टैंडिंग हो गई 12 लाख रुपए। ये हो गया मार्केट कैप का कैलकुलेशन। अब आ जाते हैं कि भाई बुक वैल्यू कैसे कैलकुलेट करना है, क्योंकि मार्केट कैप तो सिंपल है, जो भी मार्केट में एग्जिस्टिंग वैल्यू चल रही है पर शेयर की उसे आप मल्टीप्लाई कर दीजिए टोटल नंबर ऑफ शेयर से, तो आ जाएगा आपका मार्केट कैप। अब बुक वैल्यू का मतलब क्या हुआ? बुक वैल्यू का मतलब सिंपल हम पढ़ चुके थे, वही हमारा हिस्टोरिकल कॉस्ट जो कि हमारी कंपनी की बैलेंस शीट से निकलता है। ये है मान लीजिए बैलेंस शीट। तो यहां हम देख चुके थे कि बैलेंस शीट में इस साइड आते हैं एसेट्स, इस साइड आती हैं लाइबिलिटीज। ये हो गई लाइबिलिटी साइड, ये हो गई एसेट साइड। अब इसमें भी लाइबिलिटीज में ऊपर आते हैं इक्विटी, नीचे आते हैं अदर आउटसाइड लाइबिलिटीज और यहां आ जाते हैं टोटल एसेट्स। तो बुक वैल्यू ऑफ योर शेयर्स इज एक्चुअली दिस अमाउंट। बुक वैल्यू क्या हुई? एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज। ये जब बैलेंस्ड फिगर है तो हम जब एसेट्स में से लाइबिलिटीज हटा देंगे तो हमारे पास बचेगा इक्विटी एंड योर बुक वैल्यू इज नथिंग बट दिस इक्विटी पोर्शन। ये इक्विटी शेयर होल्डर्स का जितना पोर्शन, जितना वैल्यू लिखा हुआ है इस बैलेंस शीट में, वो होती है आपकी बुक वैल्यू। ये समझ लिया हमने सिंपल टर्म्स में। बुक वैल्यू यहां बोलता है कि इट इज जस्ट द हिस्टोरिकल वैल्यू, और यहां देखिए बुक वैल्यू को बोला जाता है द नेटवर्थ ऑफ द कंपनी। नेटवर्थ या बुक वैल्यू इंटरचेंजेबली यूज होते हैं बट अलग अलग पर्सपेक्टिव या अलग अलग कॉनोटेशन से यूज होते हैं। तो आप बुक वैल्यू आप मान सकते हैं कि नेटवर्थ, क्योंकि उसका सेम फॉर्मूला होता है नेटवर्थ का भी। अब बुक वैल्यू पर शेयर कैसे निकालेंगे? पर शेयर मतलब इस बुक वैल्यू को जब आप टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर से डिवाइड कर देंगे आपके पास आ जाएगी पर शेयर की वैल्यू। अब इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है बुक वैल्यू का, विच इज टोटल एसेट्स माइनस टोटल लाइबिलिटीज। आप एसेट्स में से, टोटल एसेट्स में से सारी लाइबिलिटीज हटा दीजिए। टोटल एसेट्स में से सारी लाइबिलिटीज हटा देंगे तो हमारे पास बचेगा इक्विटी पोर्शन। जब एसेट्स में से लाइबिलिटीज हटा देंगे तो बचेगा इक्विटी पोर्शन एंड दैट इज योर बुक वैल्यू। तो एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज, यू हैव टू डिवाइड दिस बाय द नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स, तो आ जाएगा आपका बुक वैल्यू पर शेयर। अब इसका एक और फॉर्मूला होता है, हम एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज से ये जो निकल के आता है वो होता है इक्विटी पोर्शन ऑफ द बैलेंस शीट। मतलब इसे हम कहते हैं कैपिटल पोर्शन ऑफ द बैलेंस शीट। ये हो जाता है हमारा कैपिटल भी। तो हम अगर वापस ड्रॉ करें बैलेंस शीट तो ये आ गई लाइबिलिटीज, एसेट्स। यहां पे आया था आपका इक्विटी शेयर कैपिटल, या हम इसे लिख सकते हैं कैपिटल भी। यहां आई थी आपकी आउटसाइड लाइबिलिटीज और यहां आए थे आपके टोटल एसेट्स। तो या तो आप एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज कर दीजिए तो आपका इक्विटी आ जाएगा, या फिर आप इस इक्विटी का ही फिगर ले लीजिए। तो ये कैपिटल यानी ये इक्विटी शेयर कैपिटल में क्या क्या आ जाता है? आपका इक्विटी शेयर्स एट फेस वैल्यू,
फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स जैसे कि 5 रुपए, 10 रुपए जो आपको बैलेंस शीट के फेस पे दिखते हैं वो वैल्यू ले लीजिए और इसमें ऐड कर दीजिए रिजर्व्स का अमाउंट जो आपको बैलेंस शीट में दिख जाएगा। आप इक्विटी शेयर्स में ऐड कर दीजिए रिजर्व्स, तो दैट विल गिव यू द सेम अमाउंट जो कि आपको एसेट्स माइनस लायबिलिटीज से आता है। चाहे आप कान ऐसे पकड़ लीजिए या घुमा के पकड़ लीजिए, यू हैव टू अराइव एट वन फिगर जो कि आपको आ जाएगा। आप एसेट्स माइनस लायबिलिटीज करेंगे तो भी आपका इक्विटी या कैपिटल पोर्शन आएगा एंड दैट इज इक्वल टू इक्विटी कैपिटल। ये हमें दिखता है फेस वैल्यू पे, ये आपको दिख जाएगा फेस वैल्यू पे और इसमें ऐड कर दीजिए रिजर्व्स तो आपका आ जाएगा बुक वैल्यू। अब इसमें रिजर्व्स क्यों ऐड किया जाता है? रिजर्व्स इसलिए ऐड किया जाता है क्योंकि दिस रिजर्व्स आल्सो बिलोंग टू द इक्विटी शेयर कैपिटल होल्डर्स ओनली। इक्विटी शेयर होल्डर्स का ही ये हक होता है, ये रिजर्व्स होते हैं, इसीलिए हम इसे इंक्लूड करते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल में ही। और इसे भी आप डिवाइड कर दीजिए बाय द नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स। ये हो गया कैलकुलेशन बुक वैल्यू का और बुक वैल्यू पर शेयर का। अब इसे और क्लियर करते हैं एक एग्जांपल के थ्रू। हमारा वही एग्जांपल था कंपनी ए का। कंपनी ए हमने देखी थी जिसमें हमने मार्केट प्राइस देखी थी, मार्केट प्राइस वाज ₹12। अब हम देखते हैं जरा कि उसकी बुक वैल्यू क्या है। कंपनी ए की मान लीजिए टोटल एसेट्स हैं 10 लाख रुपए और लाइबिलिटीज हैं 4 लाख रुपए। तो जो हमने यहां टी फॉर्मेट में बनाया था, यहां आ गए एसेट्स 10 लाख के और यहां आउटसाइड लाइबिलिटीज आ गई 4 लाख की। 4 लाख की लाइबिलिटीज, 10 लाख के एसेट्स। तो जो बचा हुआ हमारा इक्विटी पोर्शन है वो हो जाएगा 10 - 4 विच इज 6 लाख रुपए। 6 लाख हमारी आ गई इक्विटी। तो अब सिंपली व्हाट इज योर बुक वैल्यू? अब नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स से 1 लाख शेयर्स थे, वहां पे भी हमारी बुक वैल्यू पर शेयर क्या आ जाएगी? दिस 6 लाख, या आप इसको इस 6 लाख के फिगर को डायरेक्टली ले लीजिए या आप 10 - 4 कर दीजिए, मतलब एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज कर दीजिए, देन ऑल्सो यू विल गेट दिस इक्विटी पोर्शन। या फिर आप इस इक्विटी को डायरेक्टली ले सकते हैं एंड दिस इक्विटी इंक्लूड्स योर रिजर्व्स ऑल्सो। तो आपका आ जाएगा 6 लाख बाई 1 लाख और 10 - 4 बाई 1। 10 लाख में से 4 लाख हटाइए और 1 लाख से डिवाइड करिए या फिर डायरेक्टली 6 को 1 से डिवाइड करिए, आपकी आ जाएगी बुक वैल्यू पर शेयर 6 रुपए की। ये आ गया आपका बुक वैल्यू पर शेयर का कैलकुलेशन। हमने सीख लिया अभी तक मार्केट कैप, मार्केट प्राइस कहां से देखते हैं, उसके बाद बुक वैल्यू और बुक वैल्यू पर शेयर। अब इन्हें जरा कंपेयर कर लेते हैं, जैसे हमने पहले बात करी थी कि हम इन्हें कंपेयर करके कुछ कंक्लूड करेंगे। अब इसे जरा देखते हैं। जब हम मार्केट प्राइस को कंपेयर करते हैं बुक वैल्यू से, तो इसे हम एक रेशियो का नाम दे देते हैं। इस कंपैरिजन को हम एक रेशियो का नाम देते हैं एंड दैट इज योर प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो। हम इस रेशियो को नाम देते हैं प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो या फिर पीबी रेशियो। अब प्राइस टू बुक वैल्यू क्यों? प्राइस हियर मींस योर मार्केट प्राइस एंड बुक वैल्यू जो हमने कैलकुलेट करी। अब इसे कैलकुलेट करने का आसान सा तरीका है, आप सिर्फ इसको सिंपली मार्केट प्राइस को बुक वैल्यू पर शेयर से डिवाइड कर दीजिए। ये आपके पर शेयर टर्म्स का फॉर्मूला है। अगर आपके पास पर शेयर का प्राइस है तो आप मार्केट प्राइस को डिवाइड करिए बुक वैल्यू पर शेयर से। और हमने देखा था अगर हमने पर शेयर की वैल्यू नहीं, हमें पूरी कंपनी की वैल्यू से डिवाइड करना है, तो आप मार्केट कैप या मार्केट कैपिटलाइजेशन को डिवाइड कर दीजिए पूरी बुक वैल्यू से। मार्केट कैप को डिवाइड कर दीजिए बुक वैल्यू से या फिर मार्केट प्राइस को डिवाइड कर दीजिए बुक वैल्यू पर शेयर से। अब इस एक एग्जांपल के तौर पे देखते हैं। वही आ गया हमारी फेवरेट कंपनी ए और जिसका करंट मार्केट प्राइस था 12 रुपए। 12 रुपए उसका करंट मार्केट प्राइस था और हमने उसकी बुक वैल्यू पर शेयर अभी तक निकाल ली थी 6 रुपए की। तो सिंपली आप भी कैलकुलेट करके देखिए कि प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो आएगा मार्केट प्राइस पर शेयर डिवाइडेड बाय बुक वैल्यू पर शेयर, दैट इज 12/6 एंड दैट वुड बी 2 टाइम्स। ये रेशियो टाइम्स के फॉर्मेट में निकलता है, कितना गुना है, कोई भी चीज कितनी गुना है ऊपर वाली चीज से, डिनोमिनेटर कितना गुना है ऊपर वाले के, या न्यूमरेटर कितना गुना है डिनोमिनेटर से।
तो एक्चुअली द करंट मार्केट प्राइस इज 2 times द बुक वैल्यू. करंट मार्केट प्राइस इज 2 times या ट्वाइस द बुक वैल्यू. हम इससे ये एनालाइज करते हैं कि मार्केट प्राइस इज ट्रेडिंग एट 2 times द बुक वैल्यू. ये हमने 12/6 देख लिया कि हमें अगर करना है, तो हमने ये देख लिया कि हमें 12/6 करना है. अगर हम मार्केट कैप बाय बुक वैल्यू से चलते, मार्केट कैप बाय बुक वैल्यू से चलते, तो कैसे चलते? मार्केट कैप थी, मार्केट कैप वाज एक्चुअली 12 लाख जो हमने निकाली थी, और बुक वैल्यू थी 6 लाख रुपए. जो हमने यहां इक्विटी पोर्शन देखा था दैट वाज 6 लाख. तो ये 12 को भी, जब हम 12 लाख को 6 लाख से डिवाइड करेंगे तो वो भी आ जाएगा 2 times. तो ईदर यू कैन टेक द पर वैल्यू, पर शेयर वैल्यू, और यू कैन टेक द होल वैल्यू, मार्केट कैप बाय बुक वैल्यू. नेक्स्ट, अब इसे जरा एनालाइज कर लेते हैं कि इस P/B यानी प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो से हमने सीखा क्या, इसको निकाल के हमने किया क्या. हम पहले सीखेंगे कि अगर प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो आपका लेस देन 1 है, मतलब अगर 1 से नीचे है. यहां इस एग्जाम्पल में हमने देखा कि ये 2 times था. मान लीजिए कि यही करंट मार्केट प्राइस चल रही होती लेट से 3 रुपए की, तो हम पीवी रेशियो कैसे निकालते? तब हमारा P/B रेशियो हो जाता ₹3 by ₹6 एंड दैट वुड बी 0.5. मतलब इसका मतलब ये रहता कि बुक वैल्यू के कंपैरिजन में मार्केट प्राइस हमारा आधा गुना चल रहा है, 0.5 के टर्म्स में चल रहा है. तो अगर ये वैल्यू, ये पीबी रेशियो अगर 1 से कम है, 1 से कम है, इसका मतलब कि शेयर अंडर वैल्यूड है. अंडर वैल्यूड कैसे है कि अगर मेरी बुक में वैल्यू दिख रही है कि अगर आज मेरी कंपनी लिक्विडेट हो जाती है या बंद हो जाती है, तो मैं अपने शेयर होल्डर्स को प्रीवियस एग्जाम्पल में हम देख सकते थे कि कंपनी लिक्विडेट होने के बावजूद मुझे मिल जाएंगे पर शेयर की वैल्यू मिल जाएगी 6. बट अगर करंट मार्केट प्राइस 3 रुपए ही चल रही है, तो कहीं ना कहीं मार्केट ऊपर आएगा, क्योंकि जनरली बुक वैल्यू या बैलेंस शीट से हटके मार्केट नहीं जाता. तो अगर बुक वैल्यू लिक्विडेट होने के बावजूद मुझे अगर पर शेयर 6 रुपए मिलता है और वही शेयर मार्केट में ट्रेड कर रहा है 3 रुपए पे, जहां की पीबी रेशियो लेस देन 1 था और ये 3 रुपए पे ट्रेड कर रहा था, तो मेरे लिए ये शेयर अंडर वैल्यूड है, वैल्यू से कम में चल रहा है. इसकी शेयर की वैल्यू एटलीस्ट 6 रुपए होनी चाहिए थी, बट आज ये 3 रुपए पे ट्रेड कर रहा है. तो कहीं ना कहीं मार्केट वुड एडजस्ट और ये स्टॉक ऊपर आएगा. इसलिए इस टाइप के जो आपको स्टॉक्स मिलेंगे, दीज आर अ वेरी गुड इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस. दीज आर गुड इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस जो कि अंडर वैल्यूड स्टॉक्स पहचानने के काम में आता है ये पीबी रेशियो. बट इसे आप बॉटम लाइन मत लेके चलेगा, क्योंकि देयर आर अदर फैक्टर्स ऑल्सो फॉर एक्चुअली एनालाइजिंग कि कौन से स्टॉक्स अंडर वैल्यूड हैं और कौन से बेटर इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं. बट हमें सॉर्ट करने के काम में तो ये रेशियो आ जाएगा कि अगर प्राइस टू बुक वैल्यू जिसका 1 से कम चल रहा है, मतलब हम उनमें इन्वेस्टमेंट करने का सोच सकते हैं. नेक्स्ट, a very high PB ratio might mean that the share is going overvalued. अब यहीं अगर PB रेशियो जो हमने 2 times देखा, 0.5 times देखा, वहीं अगर 12 times चल रहा हो या फिर और उससे ऊपर चल रहा हो या 10 times चल रहा हो या 20 times चल रहा हो, तो हम ये सोच सकते हैं कि शायद ये जो पीबी रेशियो है वो काफी ओवरवैल्यूड चल रहा है. P/B अगर 10 है, 20 है या ऐसी कोई बड़ी वैल्यू है, जैसे अभी हमने देखा था 2, तो 2 वाज फाइन, बट अगर 10, 20 या ऐसी बड़ी वैल्यूज हैं, तो इसका हमेशा मतलब नहीं होता कि वो ओवर वैल्यूड है वो स्टॉक. और भी फैक्टर्स डिपेंड करते हैं उस स्टॉक की ओवर वैल्यूएशन में, बट हम ये समझ सकते हैं कि दैट माइट बी ओवर वैल्यूड. नेक्स्ट, अगर
जनरली ये देखा जाता है कि अगर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है या कोई ऐसी कंपनी है जिसके पास हैवी एसेट्स हैं, मशीनरी हुआ, प्लांट इक्विपमेंट, ऐसी कोई हैवी एसेट्स हैं जिनका वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा है, ऐसी कंपनीज का जनरली P/B रेशियो, प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो लोअर जाता है। अभी ऐसा क्यों जाता है? क्योंकि एसेट्स हैं कंपनी के और जिनकी ये एसेट्स उस कंपनी की बुक वैल्यू जो कि एसेट्स माइनस लायबिलिटीज थे उसको बढ़ा देता है इन कंपैरिजन टू ऐसी कंपनीज जिनके पास हेवी एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स थोड़े कम होते हैं। तो जैसे ही बुक वैल्यू बढ़ेगी, डिनोमिनेटर बढ़ा, तो P/B रेशियो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। तो P/B रेशियो इज जनरली लोअर फॉर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, जैसे कि फॉर एग्जांपल रिलायंस इंडस्ट्रीज का PB रेशियो इज 2। अब इसे कंपेयर करते हैं, देयर इज अ हायर PB रेशियो फॉर टेक्नोलॉजी कंपनीज। जो टेक कंपनीज हैं उनके पास फिक्स्ड एसेट्स तो होते नहीं है, कोई प्लांट नहीं, कोई मशीनरी नहीं, वट एवर इज देयर, उनके पास सॉफ्टवेयर्स हैं, IPRs हैं उनके पास, तो जो भी है उनके पास इंटैंजिबल एसेट्स हैं रादर देन मोर टैंजिबल एसेट्स। इसीलिए उनका जो डिनोमिनेटर है, उनकी जो टोटल बैलेंस शीट वैल्यू है वो हो जाती है कम। डिनोमिनेटर हो गया जैसे ही कम, वैसे ही हमारी PB रेशियो बढ़ जाएगी। तो इन्फोसिस का अभी PB रेशियो है 10। अब इसे कंपेयर करिए 2 और 10 को, तो देयर इज अ मेजर डिफरेंस। अगर हम नॉर्मल लेमैन के उससे जाएं, वेरी हाई PB रेशियो माइट मीन दैट द शेयर इज ओवर वैल्यूड। अब हमने ये देख लिया कि भैया इन्फोसिस का अगर 10 है PB रेशियो तो हम उसे बोलेंगे ओवर वैल्यूड है, जबकि ऐसा है नहीं। आप कंपेयर किसके साथ कर रहे हैं? आप अगर एसेट हैवी इंडस्ट्री या उस कंपनी के साथ कंपेयर कर रहे हैं 10 और 2 को, तो वो बिल्कुल गलत होगा। ऐसे हमें इन्वेस्टमेंट डिसीजंस नहीं लेने, हमें इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लेने हैं। तो अगर आप कंपनी का इंडस्ट्री भी देखिए कि वो किस इंडस्ट्री को बिलोंग करती है और क्या वजह है उसका PB रेशियो ज्यादा या कम होने की। नेक्स्ट, okay, so analyzing a PB ratio is a very good start towards sorting those companies जो कि आपको गुड इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं और जो कि अंडरवैल्यूड स्टॉक्स हैं वो आपको बाइफिकेट करके या सॉर्ट करके दे देगी अगर आप ये फिल्टर लगाएंगे। तो अब सवाल ये उठता है, ये सब कुछ पढ़ने के बाद हम एक कंक्लूजन पे पहुंच सकते हैं कि अगर PB रेशियो लेस देन 1 है या कम है तो दीज कैन बी वेरी गुड इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस। बट क्या ये हमेशा सही होता है? डज अ लो PB रेशियो ऑलवेज मीन गुड इन्वेस्टमेंट्स? सो द आंसर इज अ क्लियर नो। आप आइसोलेशन में कुछ भी सिर्फ एक PB रेशियो देख के कुछ भी डिसाइड नहीं कर सकते कि दैट स्टॉक इज अ गुड इन्वेस्टमेंट ऑप्शन और नॉट। आपको और भी कुछ एनालाइज करना पड़ेगा। सिर्फ बुक वैल्यू पर शेयर को आप आइसोलेशन में नहीं देखेंगे। आप क्या करेंगे? आप उसे उसका हिस्टोरिकल PB रेशियो देखेंगे। उस कंपनी का हिस्टोरिकल मतलब या तो आप पिछले 3 साल का देख लीजिए या आप पिछले 5 साल का देख लीजिए। तो आप उसका हिस्टोरिकल PB रेशियो देखिए कि कैसा उसका PB रेशियो काम कर रहा है, उसका ग्राफ देखिए और उसे कंपेयर करिए उसके पीयर्स से। पीयर्स मतलब कंपेटिटर्स, those companies which belong to the same industry, उस इंडस्ट्री को जो बिलोंग करती हैं उनका आप स्टॉक एनालिसिस करके उनका PB रेशियो देखिए, तो आपको पता पड़ेगा कि दैट इज अ गुड इन्वेस्टमेंट ऑप्शन और नॉट। और आप ये भी कर सकते हैं कि आप इंडस्ट्री के PB रेशियो से कंपेयर कर सकते हैं। इंडस्ट्री के PB रेशियो से कंपैरिजन करेंगे तो आपको और क्लियर होगा कि उस कंपनी का PB रेशियो कम चल रहा है या ज्यादा चल रहा है। नेक्स्ट, PB रेशियो सिर्फ आइसोलेशन में ना देखते हुए आप एक और चीज कर सकते हैं, वो है कि अगर आप उस कंपनी की अर्निंग्स देखें, अगर रिटर्न ऑन इक्विटी देखा जाए। रिटर्न ऑन इक्विटी सिंपली कि इक्विटी शेयर होल्डर्स को कितना रिटर्न मिल रहा है। ये रिटर्न ऑन इक्विटी टर्म हम आगे आने वाले वीडियोस में ध्यान से पढ़ेंगे और डिटेल में पढ़ेंगे। अभी के लिए अगर हम देखें कि कंपनी के पास अगर ग्रोथ है, कंपनी की अर्निंग्स अगर बढ़ती जा रही हैं और उसका PB रेशियो भी कम है, लेस देन 1 है, तो आप ये जरूर कंक्लूड कर सकते हैं कि हो सकता है ये अंडरवैल्यूड स्टॉक हो और वो एक गुड इन्वेस्टमेंट ऑप्शन हो। तो हमारा कंक्लूजन आज से यही ड्रॉ होता है कि PB रेशियो को अगर सिर्फ एक टर्म में देखेंगे 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, तो उसका कोई आइसोलेशन में मतलब नहीं होता। यू हैव टू कंपेयर इट विद ईदर द हिस्टोरिकल पीरियड, पिछले 3 या 5 साल की, या तो आप उसके पीयर से कंपेयर करिए या फिर इंडस्ट्री के PB रेशियो से कंपेयर करिए। ये तीनों करने के बाद आप देखेंगे कि कंपनी की ग्रोथ, अर्निंग्स की ग्रोथ कैसी है, रिटर्न ऑन इक्विटी कैसे है, तब जाके आप एक कंक्लूजन पे पहुंच सकते हैं कि वेदर दिस स्टॉक इज अंडरवैल्यूड और नॉट।
अभी हम इसे एक एग्जाम्पल के तौर पे और देख लेते हैं। अगर आप जाएंगे स्क्रीनर पे, आप जाइए स्क्रीनर पे एंड व्हेन यू टाइप द रिजल्ट्स फॉर रिलायंस इंडस्ट्रीज, अगर हम रिलायंस इंडस्ट्रीज के बारे में देखेंगे तो आपके पास स्क्रीन में ये आएगा और आप यहाँ ऐड रेशियो टू टेबल में जाके आप प्राइस टू बुक वैल्यू ऐड कर सकते हैं। ये सभी आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा। हमने आज पढ़ लिया था मार्केट कैप, दैट इज मार्केट कैपिटलाइजेशन, तो हमें ये बता देता है कि भैया ये 16 लाख करोड़ की मार्केट वैल्यू है रिलायंस इंडस्ट्रीज की। फिर हमें बता देता है ये करंट प्राइस कि आज का शेयर का भाव ये चल रहा है रिलायंस इंडस्ट्रीज का, पर शेयर की वैल्यू है 2300 रुपए। नेक्स्ट बुक वैल्यू हमें बता देता है कि एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज पर शेयर के टर्म्स में निकाली जाए तो इसकी आ रही है 1000 रुपए की। तो इसका प्राइस टू बुक वैल्यू, करंट प्राइस डिवाइडेड बाय बुक वैल्यू, 2000 को आप 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका पीबी रेशियो यानी प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो आ जाएगा विच इज 2.18। मतलब इसका बुक वैल्यू के कंपैरिजन में द मार्केट प्राइस इज ट्रेडिंग एट ट्वाइस द अमाउंट। नेक्स्ट ये देख लिया हमने रिलायंस इंडस्ट्रीज का। अब हम देख लेते हैं इन्फोसिस का। इन्फोसिस टेक्नोलॉजी कंपनी, वो थी मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड कंपनी। इन्फोसिस का जब हम देखेंगे स्क्रीनर पे मार्केट कैप मिल जाएगा आपको विच इज द मार्केट वैल्यू, करंट प्राइस इनटू द नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स। करंट प्राइस देख लिया, बुक वैल्यू देख ली कि 166 रुपीज है। रिलायंस की बुक वैल्यू 1097, 1000 रुपए पर शेयर, और इन्फोसिस की बुक वैल्यू जस्ट 166, क्योंकि इस कंपनी के पास फिक्स्ड एसेट्स, टैंजिबल एसेट्स काफी कम होते हैं जिसमें ये इन्वेस्टमेंट्स करती है, इसीलिए बुक वैल्यू यहाँ पे कम आती है और प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है एंड हियर इट कम्स 10। रिलायंस का था 2.18 बट जहां इन्फोसिस की बात आती है इन्फोसिस इज 10.5। तो आप ये देख सकते हैं मेजर डिफरेंस है टेक्नोलॉजी कंपनी में और हेवी एसेट या इंडस्ट्री बेस्ड कंपनी में। अब ये हमने कंपेयर कर ली दो कंपनीज, इनके हम पेयर कंपैरिजन भी कर सकते हैं। स्क्रीनर पे जब आप नीचे आएंगे, हम यहां थे रिलायंस इंडस्ट्रीज के ओवरव्यू देख रहे थे, आप पेयर्स पे आएंगे स्क्रीनर पे तो आपको रिलायंस इंडस्ट्रीज के पेयर कंपैरिजन भी देखने के लिए मिल जाएगा। करंट मार्केट प्राइस सारी इंडस्ट्रीज का, आप सारी कंपनीज का कंपेयर कर सकते हैं, मार्केट कैप कंपेयर कर सकते हैं, बुक वैल्यू देख सकते हैं, और ये है CMP is nothing but current market price. Current market price मतलब आज किस प्राइस पे ये ट्रेड कर रहा है बाय बुक वैल्यू। तो ये है आपका नथिंग बट पीबी रेशियो, और यहां आ जाएगा आपका इंडस्ट्री का पीबी रेशियो। पीबीवी मींस इंडस्ट्री प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो। अब ये चार कॉलम्स हम ध्यान से देखेंगे तो आ जाएगा आपका करंट मार्केट प्राइस आप कंपेयर कर सकते हैं, मार्केट कैप देख सकते हैं। बुक वैल्यू में देखें तो रिलायंस इंडस्ट्रीज की बुक वैल्यू इज वेरी हाई एज कंपेयर टू द पेयर्स, क्योंकि रिलायंस इंडस्ट्रीज एक्चुअली कंसोलिडेट करती है अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स उसकी सब्सिडरीज के साथ, इसलिए इसकी बुक वैल्यू बहुत ज्यादा दिखती है। ये बाकी आर कंपेरेबल 136, 223, 269। आप अगर आ जाएं प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो पे तो 2.18 आता है, और यही आप देखिए MRPL का भी 2.20 है। अगर हम इसमें से जो हमने नॉलेज अभी पढ़ा था उसमें से अगर देखें तो 0.87 एंड 0.92 these two stocks are less than 1, तो these are undervalued as compared to the book value, so these can be good investment options, IOCL and CPCL। और अगर आप देखें तो इंडस्ट्री का पीबी रेशियो, इंडस्ट्री का पीबी रेशियो मतलब ऐसी कंपनीज जो कि इस इंडस्ट्री में एग्जिस्ट करती हैं उनका जनरली पीबी रेशियो क्या होता है, एंड दैट इज 1.59। 1.59 से भी कंपेयर किया जाए तो जो भी कम है वो भी अंडर वैल्यूड स्टॉक्स में ही आएंगे। अंडर वैल्यूड स्टॉक्स के साथ साथ आप ये देख सकते हैं कि क्वार्टर की जो नेट प्रॉफिट है वो बढ़ रहा है या नहीं, सेल्स बढ़ रही है या नहीं। आप इनको और डीपली एनालाइज करके रिटर्न ऑन इक्विटी देख सकते हैं एंड अर्निंग्स की ग्रोथ देख सकते हैं। इन स्टॉक्स को अंडर वैल्यूड देखने के बाद हमने देख लिया था कि IOCL अभी अंडर वैल्यूड है एंड CPCL अंडर वैल्यूड है, तो हम इसके अंदर जाके IOCL के अंदर जाके जब हम सेल्स की ग्रोथ देखेंगे या अर्निंग्स की ग्रोथ देखेंगे तो हम एक्चुअली कंक्लूजन पे आएंगे कि वेदर दिस स्टॉक इज वर्थ बाइंग, वर्थ इन्वेस्टिंग और नॉट।
ऐसे ही हम इन्फोसिस का भी देख लेते हैं, पेयर कंपैरिजन ऑफ इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो। आप यहाँ ये प्राइस टू बुक वैल्यू कंपेयर कर सकते हैं, और प्राइस टू बुक वैल्यू किसी का भी 0 से नीचे यहां नहीं मिलेगा जनरली, क्योंकि व्हाट इज दिस इज अ टेक्नोलॉजी कंपनी, ऑलरेडी इसमें फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू बहुत कम रहती है और मार्केट प्राइस उसके कंपैरिजन में बहुत ज्यादा रहता है। तो यहां पे आपको ये इंडस्ट्री का पीबी रेशियो काफी काम में आएगा टू एनालाइज। अब जो ये 9.68 से कम है, वो इंडस्ट्रीज, वो कंपनीज आप कह सकते हैं कि ये अंडर वैल्यू चल रही हैं। इनको सॉर्ट करने के बाद व्हाट यू हैव टू सी, रिटर्न ऑन इक्विटी रेशियोज या और रेशियोज, या फिर देयर अर्निंग्स और देयर प्रॉफिट ग्रोथ, तब जाके आप एक्चुअली इन्वेस्टमेंट डिसीजन आपका सही ले पाएंगे। सो आज हमने पढ़ लिया अपना मार्केट कैपिटलाइजेशन, बुक वैल्यू पर शेयर एंड योर स्मार्ट इन्वेस्टमेंट डिसीजंस फॉर कंपेयरिंग पीबी रेशियो। आज का वीडियो आई होप वाज हेल्पफुल टू यू। पीबी रेशियो से आप स्मार्ट इन्वेस्टमेंट्स डिसीजंस कैसे ले सकते हैं, आज हमने ये देख लिया। सो कीप वॉचिंग दिस चैनल फॉर फ्यूचर, फॉर फर्दर इन्वेस्टमेंट आइडियाज एंड मेकिंग योर स्मार्ट इन्वेस्टिंग डिसीजंस। टिल देन, स्टे सेफ, बाय बाय।